नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमिला धर्मशक्तु जी, जो कि थायराइड और डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। बहुत से दर्शक जो हैं हमारे कई तरह के सवाल हमसे पूछते हैं, कई बार कमेंट्स में, और कई बार जैसे हम पब्लिक के बीच में रहते हैं तो कई बार हमारे पास सवाल आते हैं कि डायबिटीज़ जो है इसको लेकर के आप कभी किसी जो है डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। तो आज हम आप लोगों के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आए हैं। डॉक्टर प्रमिला धर्मशक्तु जी हमारे साथ में हैं। उनसे आपके जो सवाल हैं उनके हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, हमारे कई जो दर्शक हैं जानना चाहते हैं जो थायराइड है, थायराइड जो एक जनरल माइंड में आता है सबके कि मोटापा हो जाता है, वो फिर एक्सरसाइज से भी कम नहीं होता है, तो वो एक एक्सटेंट के बाद जाके उसको वो थायराइड का नाम दिया जाता है। लेकिन एक ये भी देखा गया है कि थायराइड एक ऐसा भी होता है जिसमें वो इंसान पतला हो जाता है। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं, मतलब थोड़ा डिफाइन कीजिए थायराइड होता क्या है, किस तरह से होता है। जी, तो थायराइड एक हमारे शरीर में एक एंडोक्राइन ग्लैंड या एक हार्मोन की ग्रंथि होती है, जो कि हमारे गले में सामने से एक बटरफ्लाई शेप, एक तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। अब ग्रंथि बहुत छोटी सी है पर इसके काम बहुत बड़े हैं। थायराइड की ग्रंथि थायराइड हार्मोन जैसे एक पदार्थ को रिलीज़ करती है, जिसका शरीर में हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए एक बहुत ही आवश्यक रोल होता है। तो राइट फ्रॉम ग्रोथ, मतलब पैदा होने के बाद ग्रोथ, फिर जो यौन अवस्था आती है या प्यूबर्टी आती है, उसके बाद जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एक फेज़ होती है, और ओल्ड एज, सब पूरे लाइफ स्पैन में इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे कि आपने बताया, बहुत सही ये सवाल था कि थायराइड एक सुखाने वाला होता है, आम भाषा में कहेंगे, या फिर एक मोटापा करने वाला होता है। तो आम भाषा में थायराइड दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है जो बहुत ही कॉमन होती है। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि थायराइड हार्मोन की कम काम करने से, थायराइड हार्मोन के कम होने से होता है। आम तौर पर ये अक्सर लोगों को मोटापा होने की जो कंप्लेन है सबसे प्रमुख होती है। इसके अलावा और भी सारी कंप्लेंट्स होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा थका थका सा रहना, वेट गेन हो जाना, या फिर फीमेल्स में अक्सर कुछ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, या फिर पीरियड्स के रेगुलर होना, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स भी रहती है। तो और दूसरा वहीं थायराइड का, जो आपने हाइपर थायराइड वाली जो बात कही, जो जिसमें थायराइड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, तो उसमें अक्सर ये जो कंप्लेंट्स होती है कि वेट लॉस हो जाना, वज़न कम हो जाना, भूख ज़्यादा लग जाना, पसीने ज़्यादा होना, और घबराहट होना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो हाइपर थायराइडिज्म में होता है। दोनों ही प्रॉब्लम्स कॉमन है, और लेकिन जो पहली वाली प्रॉब्लम है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक पाई गई है लोगों में, तो काफ़ी कॉमन है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप भी होता है या छोटे बच्चों में भी हो सकता है? जी, छोटे बच्चे से लेकर के बहुत बड़े तक में ये प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पर छोटे बच्चों में जो होता है उसका अलग प्रेजेंटेशन होता है। जनरली जो जन्मजात थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसे हम कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, उसमें अक्सर बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास रुक जाता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। जुवेनाइल यानी जो थोड़ा सा बचपन का नहीं, थोड़े से बड़े एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, उनके जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उनमें अक्सर उनकी ग्रोथ, हाइट या प्यूबर्टी, यौन में जो प्रॉब्लम आती है, तो वैसी प्रॉब्लम उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। वहीं थोड़ी सी आगे एज ग्रुप की अगर हम बात करें, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो महिलाएं होती है, उनको अक्सर पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम है, या फिर अनियमित माहवारी होना, या फिर चाइल्ड कंसेप्शन या बच्चे का ना होना, ऐसी कई सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और आगे जो एज ग्रुप होती है, एल्डरली एज ग्रुप, जो थोड़ा सा ओल्ड एज में, उसके अलग ही कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बार बार चीज़ें भूलना, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम होती है, और भी कई सारी चीज़ें सिम्टम्स रहते हैं इसके। तो हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रेजेंटेशन एक थायराइड के मरीज को हो सकता है। जैसे किसी भी डिजीज़ की एक हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एड होती है, पेशेंट कुछ भी घर पे कर सकता है। जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, अगर कोई सिम्टम किसी को लगे, उसे लगे कि थायराइड है, तो वो एक लेवल के बाद तो देखो वो कंसल्टेंट के पास आएगा ही। लेकिन पहले अगर हम डाइट प्लान की अगर हम बात करें, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि अगर किसी को लगता है तो वो डाइट में कुछ चेंज कर जी, सकता है? तो ये एक बहुत आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मिथ या मिथ्या है लोगों में, कि हमारे को एक स्पेशल डाइट होती है थायराइड की। तो देयर इज़ नो स्पेशल थायराइड डाइट। थायराइड
कई बारी अगर हम आज के कुछ दशक पहले की बात करें तो आयोडीन की कमी से थायराइड बहुत कॉमन था, जिसमें गॉइटर हो जाता था लोगों को, हम जिसे हम कहते हैं घेंगा आम भाषा में। तो वो काफ़ी कॉमन था उस समय पर काफ़ी सालों से जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें आयोडाइजेशन काफ़ी कॉमन हो गया है। अब सारे सॉल्ट आयोडाइज्ड ही आता है, तो आयोडीन की कमी होना थोड़ा सा रेयर है इस टाइम पे, तो वो उसकी वजह से जो रोगोइटर होता है वो कम हो गया है। इसलिए हम सभी को कहते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट का ही कंजम्पशन करें, नॉन आयोडाइज सॉल्ट की कंजम्पशन का कोई रोल नहीं है। और सेकेंडली जो डाइट के लिए कुछ गोइट्रोजन्स होते हैं, कुछ जैसे हम लोग कहते हैं कि जो ब्रेसिका फैमिली के जो कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप कहते हैं कि सब्जियां, फूल गोभी है और कुछ पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सब्जियों को के कंजम्पशन से कुछ लोगों में ये मिथ्या है कि थायराइड की प्रॉब्लम या गोइटर होना ज़्यादा होता है, पर ऐसा नहीं है। हम जिस सर्विंग में हम एक नॉर्मल डाइट में हम लोग ये कंज्यूम करते हैं, चाहे वो मूली है, गोभी है, टमाटर है, तो वो हमारे लिए हेल्दी ही है। तो उससे ऐसा नहीं है कि उतनी सर्विंग से कुछ भी थायराइड में प्रॉब्लम आने वाली है। तो और इसके अलावा कुछ और अपना सिर्फ थायराइड के मरीजों को हम सिर्फ यही कहते हैं कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी बैलेंस डाइट का कंज्यूम करिए। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है खान पान में जो हम बिल्कुल ही अवॉइड करने को हम लोग कहते हैं। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं ये ध्यान जरूर दीजिएगा, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, सबसे पहला जो है आपको अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर आपको अडोप्ट करना चाहिए। आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, योगा एक्सरसाइज प्रतिदिन सुबह उठ के करेंगे, तो शायद कोई भी बीमारी आपको लगे ही ना। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। मैम, डायबिटीज़ भी आज बहुत कॉमन है, बच्चों में भी देखी जा रही है, बड़ों में तो होती ही है खासकर, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, इसके क्या रीजंस होते हैं, क्यों हो जाती है ये? जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ है जो बहुत कॉमन है और काफ़ी लोगों में पाई जाती है, आम जनता में, और इसके होने के कारण कई सारे हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि आपके अगर फैमिली में आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आपको होने का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंडली कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ और वायरल इन्फेक्शन, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो इसको डेवलप होने में, डायबिटीज़ को डेवलप होने के लिए एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अपना जो एक ख़राब लाइफस्टाइल, आजकल हमारी जीवन शैली काफ़ी वेस्टर्न हो गई है। खाने में जो जंक फूड का कंजप्शन, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, कोरोना की वजह से भी कई बार जो लॉकडाउन की वजह से भी लोगों का बाहर जाना थोड़ा सा लिमिटेड हो गया था, लोग घर पे ही रहते थे, तो इससे भी फिज़िकल इनएक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। बाहर का खाना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का कंजप्शन, ये चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज़ और मोटापा, हाइपरटेंशन जैसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का होने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ को होने को कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंडली टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो एक ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होता है, जिसे अक्सर जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, तो उन मरीजों को में अक्सर ये बच्चों में या बहुत ही कम एज में ही डेवलप हो जाती है। तो डायबिटीज़ को शुगर भी कहा जाता है, तो क्या शुगर, जो एक्चुअल शुगर जो हम यूज़ करते हैं, उससे इसका कोई रिलेशन है? जो लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं या ज़्यादा मीठे का सेवन करते हैं, क्या उनमें भी इस तरह की जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है इस बीमारी की? जी बेशक, ऐसा बहुत ही जो हमारे शोध हुए हैं, रिसर्च हुई है, तो उसमें ये पाया गया है कि बहुत ज़्यादा शुगर के, मीठे के कंजम्पशन से भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। और जिन लोगों को ये एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स है, जैसे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, मोटापा है और जो फैक्टर्स है, तो वो उसके होने को और भी ज़्यादा वो करेगा, डायबिटीज़ डेवलप होने के लिए और ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर बनेगा। अभी पीछे लगभग 1-1.5 साल से पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं एक पेंडेमिक से जूझ रही है, कोरोना से, और इसी दौरान हमें भी ये सुनने में आया, जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उन पे कोरोना है वो ज़्यादा मार कर रहा है, तो इस पे भी थोड़ा आप बताएंगे क्या? जी, बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट आपने शो किया। डायबिटीज़ और कोरोना इन्फेक्शन का एक बहुत ही गहरा संबंध है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर डायबिटीज़ के मरीज़ जिनका एक अच्छा वेल कंट्रोल डायबिटीज़ है, HbA1c कंट्रोल चल रहा है, सब कुछ ठीक है, उन लोगों में कोरोना होने के रिस्क ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर डायबिटीज़ के मरीजों में कोरोना हो गया है और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, HbA1c जो उनका औसत शुगर है 7% से ऊपर है, तो उन लोगों में
कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस है, कोरोना से होने वाले जो संक्रमण है, जैसे कि सीवियर निमोनिया, लंग फेलियर या कुछ और कोमोबिडिटीज़, सीवियरिटी उनकी और मोर्टेलिटी, मृत्यु का होना और मॉर्बिडिटीज़ का होना, वो उसका रिस्क ज़्यादा है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट में, एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं विदाउट डायबिटीज़। जी। तो इसमें भी जो हमारे पेशेंट, जो हमारे दर्शक हैं, जो मे बी कुछ हो सकता है कि इसमें डायबिटिक हों, उनके लिए कुछ बताएंगे आप? कोई एक्सरसाइज या कोई डाइट प्लान इसमें है? जी। तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, देखो कोरोना जो कोविड का जो पैंडेमिक है, उससे जो भी मोर्टालिटीज़ हुई, मॉर्बिडिटीज़ हुई, उसने हमें एक लेसन दिया है, हमें एक सीख ये मिली है कि हमें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि हमें अपने लिए काफ़ी हमें हेल्थ कॉन्शियस रहना है, हमें अपना जो डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल है वो एक कंट्रोल रखना है उसको। तो डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए मैं सभी डायबिटीज़ से जूझ रहे भाई बहनों को यही एक सलाह देना चाहूँगी कि अपना शुगर नियंत्रित रखिए, कंट्रोल रहिए, नियमित एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स का व्यायाम, एक्सरसाइज या फिर वॉक ज़रूरी है। अपना डाइट जो है वो बैलेंस डाइट रखिए, बहुत ज़्यादा मीठा, मैदे से बनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ के सेवन से दूर रहिए। नियमित 4 से 5 लीटर पानी एटलीस्ट पीजिए, जो आपको डिहाइड्रेशन से भी अवॉइड करेगा। और अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रित चेक करिए नियमित रूप से। आपका जो कंट्रोल डायबिटीज़ है उसके हम जो परिभाषा होती है, आपका जो एवरेज शुगर HbA1c का है वो 7% से नीचे होना चाहिए। फास्टिंग आपका 80 से 130 के बीच में, खाने से 2 घंटे बाद की शुगर आपकी 180 से अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप ये लेवल अचीव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर बिल्कुल ठीक है। शुगर आपकी बहुत ज़्यादा आती है या बहुत लो आती है तो अपने डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट, अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। अपनी दवाइयों को ना छोड़िए, क्योंकि दवाई की अवेलेबिलिटी का इश्यू है, तो अपने पास दवाई का स्टॉक पूरा रखिए। मैम, थायराइड और डायबिटीज़ के बारे में तो हमने दर्शकों को बता ही दिया कि आप इसमें स्पेशलाइज्ड हैं। इसके अलावा भी और कोई जो है मर्ज़ हैं हमारे, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, हो सकता है कि कई ऐसे हों जो इन दोनों से अलग किसी की और परेशानी हो, तो और कौन से एरियाज़ हैं आपके जो आपके पास पेशेंट्स आ सकते हैं? जी। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ या एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो हमारी बॉडी में कई सारी जो हार्मोन की ग्रंथियाँ होती है, हार्मोनल ग्लैंड्स होती है, उससे होने वाली जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं। जैसे कि हमने बताया डायबिटीज़ और थायराइड तो जो आमतौर पर जो बहुत ही कॉमन एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही। उसके अलावा अगर हम कहें बच्चे से लेकर कहें तो बच्चों में कई प्रकार की एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टेचर, बौनापन, हाइट का ना बढ़ना, या फिर प्यूबर्टी का प्रॉब्लम, जैसे कि किसी को कभी कभी यौनावस्था या प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, किसी को बहुत टाइम तक नहीं आती है, दोनों ही गर्ल्स में या बॉयज़ में वो भी प्रॉब्लम्स को मैं देखती हूँ। इसके अलावा बच्चों में थायराइड की प्रॉब्लम या कुछ और कभी कभी बच्चों में पैदा होने के बाद कई प्रकार की कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे जेंडर को नहीं डिफाइन कर पाते हैं, एम्बिगुअस जेनिटेलिया जैसी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मैं डील करती हूँ। इसके अलावा अगर हम थोड़े से और एज ग्रुप बढ़ाएं तो फीमेल्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है PCOD की, हार्मोन से रिलेटेड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बोथ मेल्स और फीमेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। मेल्स में अक्सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर एजोस्पर्म या शुक्राणु का ना बनना, ये प्रॉब्लम भी जो होता है वो भी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। इसके अलावा बोन्स की प्रॉब्लम कई प्रकार की होती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर होना या हड्डियों का टेढ़ापन होना, या ऑस्टियोमलेशिया, ये भी हार्मोन से संबंधित होता है, तो ये भी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि कैल्शियम को नियंत्रित करता है, तो उससे संबंधित होने वाली प्रॉब्लम भी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार की, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है हमारे जो दिमाग में, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होने वाली समस्याएं भी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा महिलाओं में अक्सर मेनोपॉज के टाइम पर कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मेनोपॉज को भी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है वो डील करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आशा करते हैं जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे थे पूरी ध्यान से उन्होंने सुना होगा। अगर कोई भी इन दोनों डिजीज़ में से किसी से भी संक्रमित है तो जो डॉक्टर साहब ने जो भी प्रिकॉशंस बताए हैं, जो भी सजेशंस दिए हैं, उन पर आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। करनाल क्षेत्र का माना हुआ नाम है, जाना पहचाना नाम है डॉक्टर प्रमिला धर्मशक्तु, जो कि थायराइड और शुगर की स्पेशलिस्ट हैं। और घरोंडा क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक खुशखबरी की बात यह है कि अब डॉक्टर प्रमिला धर्मशक्तु हर वीरवार को 12 से 3 बजे तक सत पैथ लैब मनीराम मंडी में अवेलेबल होंगी। तो अगर कोई भी मिलना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो हर वीरवार को आप यहाँ पे आ सकते हैं 12 से 3 बजे तक। और साथ में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का जो ये पूरा एक हफ्ता है, इसमें आप सत पैथ लैब पर आकर थायराइड से रिलेटेड अपना और शुगर से रिलेटेड अपने टेस्ट करवा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर दी जाएगी, क्या क्या डिटेल्स हैं। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट उसमें दिए जाएंगे। और फिर 22 तारीख को जो है कैंप लगेगा। उस कैंप में जो भी OPD होगी, जो डॉक्टर प्रमिला धर्मशक्तु जी द्वारा की जाएंगी, वो OPD जैसे कि पहले हमने आपको कई बार दिखाया, सत पैथ लैब पे एक सीरीज़ शुरू की गई है जो कैंप्स को लेकर, वो पर्टिकुलर कैंप भी OPD बिल्कुल फ्री रखी जाएगी। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष कुंबर। जो कोई भी हाले हरियाणा पर पहली बार जुड़ा है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करे, फॉलो करे, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करे, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं आप तक डायरेक्टली पहुँचते रहेंगे। क्या डिस्काउंट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। धन्यवाद।